पाठ 9 लद्दाख एक अनछुआ सौंदर्य। पाठ प्रवेश। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम एवं अभिभूत कर देने वाला है। हरे भरे पेड़ पौधे तथा बर्फ से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं जैसे स्वर्ग का आभास दिलाती प्रतीत होती हैं। समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित इस प्रदेश के दैनिक जीवन से संबंधित कठिनाइयों को इसका अद्भुत प्राकृतिक वैभव ढक देता है। यह पाठ इसी प्रदेश की एक रोमांचक यात्रा पर आधारित है। सड़क जहां समाप्त होती है वहीं से असली लद्दाख शुरू होता है। यह कहावत सुनी तो थी, किंतु समझ में तब आई जब करिश्माई लद्दाख के दर्शन किए और उसे महसूस किया। लेह लद्दाख घूमने की हमारी बहुत इच्छा थी। पैंगोंग लेक के सौंदर्य के बारे में बहुत सुना था। ट्रैवल एजेंसी से पूरी यात्रा का प्रबंध हो गया था। हम लोगों को दिल्ली से लेह की विमान यात्रा करनी थी। सुबह 9 बजे हमारे विमान ने उड़ान भरी। कुछ ही पलों में खिड़की से नीचे नजर गई तो मुंह से अनायास ही वह निकल गया। नीचे बर्फ का लबादा ओढ़े खूबसूरत पहाड़ अपनी छटा बिखेर रहे थे। कुछ ही देर में भूरे, लाल व सफेदी लिए पहाड़ भी उन्हीं में शामिल हो गए। यात्रियों को सूचित किया गया कि हम लेह हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं। लेह हवाई अड्डा छोटा ही था। हम टैक्सी से होटल पहुंचे। उस दिन आराम करना था क्योंकि लेह की समुद्र तल से ऊंचाई 11,562 फीट थी। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और हम जैसे समतल शहरों से यहाँ घूमने आने वाले यात्रियों को प्रायः सांस लेने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमें 48 घंटे अपने आप को वहाँ की जलवायु के अनुकूल ढालना था। इसे अनुकूलन अक्लाइमेटाइजेशन कहते हैं। होटल की खिड़की से वहाँ के बेहद सुंदर नजारे दिख रहे थे। रंग बिरंगे गुलाब के फूल, हरी हरी घास और प्रहरी की तरह खड़ी ऊंची बर्फीली चोटियां, बिल्कुल स्वर्ग का सा नजारा था। उस दिन हम लोगों ने आराम किया। हमारे साथ 2 और दंपति थे। कुल मिलाकर हम 6 लोग थे इस टूर पर। हम 2 उत्तर प्रदेश से थे, दूसरे दंपति गुजराती थे और तीसरे दंपति तमिल। अगले दिन सुबह 9 बजे हमारी टैक्सी आ गई थी। उसका ड्राइवर मिंग ही हमारा गाइड था। चारों तरफ भूरे सफेद पहाड़ और उनके पीछे बर्फीली चोटियां। ये भूरे सफेद पहाड़ यूं लग रहे थे जैसे पहाड़ों का मुंडन कर दिया गया हो, उन्हें छील दिया गया हो। मगर उनकी भी अपनी एक सुंदरता थी जो हमने पहली बार देखी। सबसे पहले हम सिंधु नदी और जंसकार नदी के संगम पर गए। वहां बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। भूरे मटमैले रंग की जंसकार से मिलती हुई स्वच्छ सिंधु नदी आंखों को ताजगी प्रदान कर रही थी। सिंधु नदी एक तरह से लद्दाख की जीवन रेखा कही जाती है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो हरियाली वहां दिखाई पड़ती है वह इसी नदी की सिंचाई से संभव हो पाई है। यात्री इस नदी में राफ्टिंग भी करते हैं। इसके बाद हमने लेह कारगिल रोड पर स्थित पत्थर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन किए। कहते हैं यहाँ ध्यान मग्न गुरु नानक देव जी पर किसी दुष्ट व्यक्ति ने पत्थर मारा था, लेकिन पत्थर मोम जैसा मुलायम हो गया। वह अब भी गुरुद्वारे में रखा हुआ है। अब इस गुरुद्वारे की देखभाल भारतीय सेना की रेजिमेंट करती है। यहाँ से हम 11,841 फीट की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप देखने गए। श्वेत रंग का यह स्तूप 1991 में विश्व शांति एवं समृद्धि को स्थापित करने के लिए निर्मित किया गया था। यहाँ 2 चीजें हर जगह दिखाई पड़ती हैं। एक तो डमरू जैसी चीज जिसे वहाँ के लोग माने कहते हैं, और दूसरी छोटी छोटी रंग बिरंगी झंडियाँ जिन पर कुछ शुभ मंत्र एवं चिन्ह लिखे होते हैं। माने छोटे से सजाने वाले आकार से लेकर बहुत बड़े आकार तक में होते हैं। ये गली में, घरों में, मोनेस्ट्री में कहीं भी लगे होते हैं। लोग इन्हें घुमाते हैं और साथ में मंत्र का उच्चारण करते हैं। अगले 2 दिन हम लोगों को नुब्रा वैली और पैंगोंग लेक में कैंप में रहना था। वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है तथा तापमान 0 डिग्री भी हो सकता है। खैर, सफर की शुरुआत हुई।
पहला पड़ाव था 18,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क खरडुंगला पास। हमें निर्देश दिया गया था कि यहाँ 10 से 15 मिनट से अधिक कार के बाहर नहीं रुकना है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और भी कम हो जाती है। इसलिए प्रत्येक गाड़ी में ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा होता है। वहाँ का नजारा इतना खूबसूरत था कि क्या ही कहा जाए। रास्ते में इतनी तरह के पहाड़ दिखे कि हम लोग अचंभित थे। कोई भूरा, कोई पीला, कोई लाली लिए हुए गाढ़ा भूरा, कोई स्लेटी, कोई सफेद। हर पहाड़ अपनी अलग ही कहानी कह रहा था। कुछ घंटों के सफर के बाद हम हुंडर सैंड ड्यून्स नुब्रा वैली पहुंचे। वहां हम लोगों के लिए एटीवी राइड, ऑल टेरेन व्हीकल राइड का टिकट पहले से ही ले लिया गया था। यह एक 4 पहिया स्कूटर को रेत पर चलाने की राइड थी। एक स्कूटर पर 2 लोग और एक उनका गाइड बैठता है। पहले तो मैं नहीं बैठ रही थी, फिर बताया गया कि मैं पीछे बैठ सकती हूँ, तो मैं अपने पति के पीछे बैठ गई और उनके साथ सीट पर गाइड बैठ गया। आधे घंटे की रोमांचक ड्राइव के बाद गाइड ने मुझे आगे बैठने को कहा। डर तो लगा, मगर हिम्मत करके मैंने भी स्कूटर चलाया। अच्छा लगा। तपती धूप, दूर तक रेत के मैदान, टीले और बीच में हमारा स्कूटर। रेगिस्तान में एक बहुत रोमांचक राइड थी ये। कैंप में अपना सामान रखकर थोड़ा आराम करके फिर हम लोग वहीं पास में डबल हम्प कैमल राइड के लिए गए। पूरे एशिया में केवल यहीं पर 2 कुबड़ वाले अनोखे ऊंट होते हैं। सैलानी उन पर सवारी करके प्रसन्न होते हैं। मुझे वह राइड नहीं करनी थी, बाकी और लोगों को करनी थी। वहां जाकर थोड़ी देर रेत के टीले पर बैठे और ठंडी हवा के झोंकों से दिन भर की थकान उतर गई। सुबह फिर हम लोगों का कारवां चला। फिर आगे बढ़े। वही घुमावदार, पथरीला, ऊंचा नीचा रास्ता, वही विभिन्न आकृतियों और रंग वाले पहाड़, पहाड़ों से पिघलते ग्लेशियर और कहीं नदियों के बीच में निकलता रास्ता। मजा आ गया। एक जगह रुककर खाना खाया और यात्रा जारी रही। करीब 3:45 बजे सफेद पहाड़ों के बीच में से कुछ नीला नीला दिखा। सुंदर, चमकीली, चटक नीले रंग की पैंगोंग लेक के दर्शन हुए। आहा, आंखों को क्या ठंडक पहुंची, बयान करना मुश्किल है। कुछ पलों के लिए फोटो वोटो खींचना सब भूल गए। बस सफेद पथरीले पहाड़ों की गोद में नील परी जैसी खूबसूरत पैंगोंग लेक की शीतलता में डूबे रहे, जो आंखों के रास्ते दिल में उतरती जा रही थी। कैसे ईश्वर ने इन पत्थरों के देश में इतनी सुंदर झील का सृजन किया। नमन उसकी कूंची को जिसने इसे रचा। बताया जाता है कि करीब 134 किलोमीटर लंबी पैंगोंग लेक का 1/3 भाग भारत में है और बाकी 2/3 भाग चीन में है। यह विश्व की सबसे ऊंची नमकीन पानी वाली लेक है, जिसका रंग कभी नीला, कभी हरा और कभी साधारण हल्का भूरा या स्लेटी सा दिखता है। कैंप में अपना सामान रखकर जल्दी से हम लोग झील के किनारे पहुंचे और ये लगा कि बस वक्त यहीं रुक जाए, थम जाए। 3-4 घंटे हम लोगों ने वहीं बिताए, ढेर सारे फोटो लिए और जब अंधेरा होने लगा तो वापस कैंप में लौट आए। सुबह झील के दूसरी तरफ की जगहें देखीं, शूटिंग पॉइंट जहां फिल्मों की शूटिंग होती है। 3 इडियट्स नामक फिल्म की शूटिंग भी यहीं हुई थी। फिर हम वापस लेह के लिए निकल पड़े। उसके बाद नीचे लेह के लिए उतरना शुरू हुआ। इस बार का रास्ता तो और भी भयानक था। पथरीले पहाड़ों के बीच से पगडंडी जैसी सड़क थी। सड़क बनाने का काम भी चल रहा था। दूसरी ओर से गाड़ी या मिलिट्री वालों का ट्रक आता तो अपनी गाड़ी या तो बिल्कुल पहाड़ पर टेढ़ी लगानी पड़ती या फिर सड़क के दूसरे किनारे, जिधर खाई थी, उस तरफ लगानी पड़ती। ईश्वर का नाम लेकर किसी तरह लेह पहुंचे। दोपहर का खाना खाया और फिर आराम किया। अगले दिन फिर लेह शहर का टूर था। हम लोग पहले हेमिस मोनेस्ट्री गए। वहां कुछ बौद्ध पुजारी दलाई लामा के जन्मदिन 6 जुलाई पर प्रस्तुत करने के लिए किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। लेह के म्यूजियम से हम लोगों ने सोवेनियर्स खरीदे और फिर रैंचो स्कूल देखने गए। दोपहर खाने के बाद हॉल ऑफ फेम गए, जहां भारतीय सेना के शहीदों की शौर्य गाथा सुनाती उनकी तस्वीरें, उनकी चिट्ठियां व उनके सामान आदि सुरक्षित रखे हुए हैं।
इतनी ऊंचाई पर भीषण ठंड, जलाती हुई धूप, तेज बर्फीली हवा और ऑक्सीजन की कमी झेलते हुए हमारे सैनिक कितनी विकट परिस्थितियों का सामना करते होंगे। देश की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति देने वाले देश के शूरवीरों की वीरता एवं उनके बलिदान के आगे नतमस्तक हो भारी मन से हम लोग बाहर आए। आज हमारी यात्रा का अंतिम दिन था। थोड़ी देर लेह के बाजार में घूमकर हम सभी वापस अपने होटल आ गए। सुबह तड़के 4 बजे हम लोगों को निकलना था। लेह लद्दाख की यात्रा बाकी यात्राओं से भिन्न है। यहाँ की हवा में ही संघर्ष सा महसूस होता है। यहाँ का जीवन जितना कठिन है, जीने का उत्साह उतना ही अधिक प्रतीत होता है। यह उत्साह ही जीवन को रोमांचक बनाता है। हम लोगों ने लद्दाख का कुछ भाग देखा था। सर्दियों में जब तापमान 0 से भी बहुत नीचे चला जाता है, तब यहाँ ज़ंस्कार नदी पर बर्फ जम जाती है और तब सैलानी उस पर विशेषकर ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। उसे चादर ट्रैक कहते हैं। चादर ट्रैक इसलिए कहते हैं क्योंकि नदी पर बर्फ की चादर बिछी होती है। यात्राएं सदैव इंसान को प्रगतिशील बनाती हैं, उनके ज्ञान चक्षु खोलती हैं, स्वयं से उसकी पहचान कराती हैं। लद्दाख की यात्रा खूबसूरत दृश्यों के साथ साथ हमारी अपनी छिपी हुई शक्ति से पहचान कराती है, हमारी सांसों से हमारा साक्षात्कार कराती है। उन पलों में हमें पता चलता है कि हमारी सांसें, जिन्हें हम बिना सोचे समझे यूं ही लेते छोड़ते रहते हैं, वे कितनी मूल्यवान हैं, अनमोल हैं। यह सब मन को एक अद्भुत एहसास से भर देता है, रोम रोम को पुलकित कर जाता है। लेखिका अनिता ललित,